हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 7 यूनिट 2 हम कर रहे हैं, जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसकी हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हम करेंगे क्लास 7। क्लास 7 के अंदर आपका 2 चैप्टर जो हैं हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्लासेस रहेंगी वो कंपनी की चलेंगी। इसके बाद आज की क्लास में पार्टनरशिप को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिसको पीडीएफ चाहिए रहेगा, पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी क्लास लगती है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसके साथ ही हमने क्लास पेपर 2 की 6 यूनिट्स कंप्लीट करवा ली हैं, ठीक है। उसका भी प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। एडमिशन होता है कि जब भी आपका कोई पार्टनर है वो आपकी फर्म के अंदर एडमिट होना चाहता है, कोई नया पार्टनर है जो पहले आपका पार्टनर नहीं था, जो ऑर्गेनाइजेशन का फर्म का पहले पार्टनर नहीं था, अब वो एडमिट होना चाहता है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर बनना चाहता है। तो उस टाइम को आप बोलोगे, उस पीरियड को आप बोलोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल बिकम अ पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि जब कोई नया व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो बनना चाहता है नया, आपकी जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है, एग्जिस्टिंग फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का एक जो है वो पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, उसको उस टाइम पे जब वो एंटर करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप बोलते हो एडमिशन ऑफ अ फर्म। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व लीगल, फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप टू एंश्योर दैट द न्यू पार्टनर इज प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड दैट ऑल करंट पार्टनर्स एग्री टू अ न्यू एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है आपका लीगली, फाइनेंशियली, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लीगली क्यों होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में वो हिस्सा लेगा। फाइनेंशियली होंगे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी जिस तरह का भी डिसीजन लिया जाएगा, वो उस पार्टनर को ध्यान में रखकर फिर लिया जाएगा। इसके लिए एंश्योर किया जाता है कि जो नया आपका पार्टनर है वो इन सब चीज़ों के साथ एकीकृत हो जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए, ठीक है। ताकि और जब भी आपके नया पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, नया पार्टनर आपके ऑर्गेनाइजेशन फर्म के अंदर आएगा, तो सभी जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब कि उनकी सहमति होनी चाहिए, उनका अरेंजमेंट इस तरह सा क्या होना चाहिए कि सभी के सभी जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो न्यू पार्टनर का वेलकम करें आपके पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए कुछ की एस्पेक्ट हम देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं। कॉन्सेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वही बात है कि कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। तो आपका जो है सहमति होनी चाहिए। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी होंगे, जब नया पार्टनर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, आपकी फर्म के अंदर आएगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति होनी चाहिए कि वो सहमत हो सभी के सभी कि नया पार्टनर आ सकता है, वो उसके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर सकते हैं, तभी ही आपका जो है वो एक पार्टनर एंटर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेंगे। जब भी आपका पार्टनर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आपके न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेंगे। मतलब कि जो भी एग्रीमेंट होंगे वो दोबारा से बनेगा और उस एग्रीमेंट के अंदर आपके न्यू पार्टनर को भी ज्वाइन किया जाएगा। अ रिवाइज पार्टनरशिप डीड इज यूजली ड्राफ्ट एज अ शाइन आउटलाइन। मतलब कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड बनी है उसी को ही रिवाइज किया जाएगा दोबारा से, लेकिन न्यू पार्टनर को भी उसमें ऐड किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो को इसमें देखा जाएगा कि न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसको भी लिया जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, की न्यू पार्टनर के द्वारा कितने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आएंगी आपके पार्टनर के ऊपर। ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो, नेचर क्या है पार्टनरशिप का। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जब भी आपका न्यू पार्टनर एंटर होगा आपकी फर्म के अंदर। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट एंड लाइबिलिटी के अंदर कोई रिवैल्यूएशन होगा, एग्जिस्टिंग एसेट आपकी होगी, लाइबिलिटी होगी वो, ठीक है। न्यू पार्टनर के आने से वो उन सब को भी उसको रिवैल्यूएट किया जाएगा, उन सब को इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है।
द न्यू पार्टनर में बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन अ शेयर ऑफ गुडविल। अब न्यू पार्टनर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, गुडविल का पार्ट उसके पास भी तो जाएगा, ठीक है। कंपनसेटिंग एग्जिस्ट पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइसिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब न्यू पार्टनर जो है उसको कैपिटल को कंट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो अपना हिस्सा वहां पर पक्का कर पाएगा, तभी तो वो फर्म का पार्टनर बन पाएगा जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। यूजुअली उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि जो फर्म की बुक्स आपकी बनी है उसमें उसको रिकॉर्ड किया जा सके। लीगल कंप्लाइंसेस क्या होगा, नेसेसरी चेंज होगा, मस्ट बी रिपोर्टेड टू रेलिवेंट अथॉरिटीज सच एज टैक्स बॉडीज और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। तो लीगल कंप्लाइंसेस होने चाहिए, जो भी टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा, टैक्स बॉडीज होंगी, अथॉरिटीज होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको तैयार किया जाएगा। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की जाएंगी। एडजस्टमेंट में बी मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस बिफोर एडमिशन। एडमिशन से पहले जितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट को एक्यूमुलेट आप करोगे, जितने भी आपके पास रिजर्व है, उन सब के लिए आपको अकाउंटिंग एंट्रीज प्रॉपरली करनी चाहिए। उसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इसकी, किस तरह से जर्नल एंट्री आप करोगे जब न्यू पार्टनर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैपिटल एंड गुडविल, गुडविल एंड पार्टनरशिप को ब्रिंग करता है वो अपने साथ, तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से आपको एंट्री को याद रखना है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, पार्टनर ने कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको क्रेडिट किया जाएगा, एंड पार्टनरशिप फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल उसने कुछ पे किया है उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद आपके पास न्यू टॉपिक आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब नया पार्टनर आपकी फर्म के अंदर आता है, नया पार्टनर आपकी फर्म को ज्वाइन करता है, तब एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी जो आपके न्यू पार्टनर को भी शेयर करी जाएगी, ठीक है। सभी के द्वारा एक इस तरह की रेशियो बनेगी जो सभी के प्रॉफिट को शेयर करेगी। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेफर टू द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वन, क्या किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बनेगी। जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है साथ में जो नया पार्टनर है उसको भी ऐड किया जाएगा, और वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी बनेगी। दिस रेशियो यूजली डिसाइड म्यूचुअली अमंग द पार्टनर्स, क्या होगी, जो ये रेशियो बनेगी कि कितना प्रॉफिट जो है शेयर करना है, कितना आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना है, ये सब जो है आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबको ध्यान में रखकर ये बनाए जाएंगे। उसके बाद आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है त्याग करना, त्याग अनुपात आप इसको बोल सकते हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है जब आपका कोई न्यू पार्टनर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, उसके आने की वजह से, उसके आने के बदले में जो ओल्ड पार्टनर्स को अपना हिस्सा त्याग करना पड़ा है, न्यू पार्टनर के बदले में जो ओल्ड पार्टनर को अपना हिस्सा त्यागना पड़ा है, उसको आप बोलते हो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर गिव अप अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब कि क्या किया, एक ऐसा पोर्शन जो न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को न्यू पार्टनर के फेवर में शेयर करना पड़ा है या देना पड़ा है। दिस इज क्रूशियल व्हेन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग कंपनसेशन ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये क्या होता है, एडजस्टमेंट होती है गुडविल की या प्रॉफिट शेयरिंग की या कंपनसेशन की। जब नया पार्टनरशिप पार्टनर आपका एडमिशन होती है उसकी, तब कुछ ना कुछ हिस्सा आपको त्यागना पड़ता है जो आपके ओल्ड पार्टनर को त्यागा है, जो उन्होंने कुछ गुडविल त्यागी है या उन्होंने कुछ कैपिटल को त्याग किया है या उन्होंने कुछ कंपनसेशन को दिया है न्यू पार्टनर को, तो उसको आप बोलोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर जितना आपने ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जितना अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया है उसमें से न्यू शेयर को लेस कर दिया जाएगा, फिर आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से एग्जाम्पल आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब आपका न्यू एडमिशन होता है, पार्टनर का आता है, तब गुडविल को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, गुडविल इज अकाउंटेड फॉर द कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइसिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं किस तरह से काम करती है। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जब क्या किया जाएगा, गुडविल को ब्रॉट किया जाएगा कैश में, जब उसको ब्रॉट किया जाएगा, लिया जाएगा न्यू पार्टनर के द्वारा, तब किस तरह से एंट्रीज होंगी। The amount is credited to old partner capital account in the sacrificing ratio। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा
कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। इन द सेक्रीफाइस, जो उन्होंने सेक्रीफाइस की है रेसो, उस रेसो में पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके लिए जनरल एंट्रीज देखते हैं किस तरह से जनरल एंट्री आपकी होगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि क्या हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट किया, गुडविल को आपने खरीदा। यहां पर बात हो रही है आपकी कि आपने क्या किया, कैश देकर गुडविल को परचेज किया। तो यहां पे आपने कैश दिया, गुडविल को आपने लिया, तो इसके लिए कैश एंड बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और आपका जो बीइंग में क्या लिखा जाएगा, अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर गुडविल। अमाउंट क्या किया गया, न्यू पार्टनर ने गुडविल को परचेज किया, ब्रॉट किया, तो अभी तो आपका बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि आपके अकाउंट्स में क्या आई, गुडविल आई, गुडविल को आपने ब्रॉट किया बाय कैश। उसके बाद सेकंड एंट्री आपकी क्या आएगी, सेकंड एंट्री आपकी आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। ये आपके पार्टनर हैं, पार्टनर के अकाउंट में जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेक्रीफाइसिंग रेशो को इनके द्वारा, ए के द्वारा, बी के द्वारा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है जो इनके अकाउंट्स में आई। गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया, गुडविल आपकी चली गई, ए अकाउंट के सेक्रीफाइसिंग हुआ, दूसरे अकाउंट का सेक्रीफाइसिंग हुआ, इसके लिए आपके लिए इस तरह की एंट्री की जाएगी। यह आता है जब आपकी गुडविल को कैश में परचेज किया जाएगा या ब्रॉट किया जाएगा। व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल को कैश में ब्रॉट नहीं किया जाएगा तो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तब अगर जब कैश के साथ इसको ब्रॉट किया जाएगा तब आपकी गुडविल अकाउंट में जो है वो एडजस्टमेंट इसकी होगी। लेकिन फिर किस तरह से गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में इसको जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या हुआ, गुडविल को किस तरह से एडजस्ट किया गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बदले में गुडविल अकाउंट को एडजस्ट किया गया। उसके बाद आता है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, जब गुडविल पहले से ही बुक्स में होती है तब क्या होता है, इट इज यूजली रिटन ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी बनती है तब ऑल पार्टनर्स के द्वारा, जितने भी आपके पार्टनर होते हैं उनके द्वारा पहले ही इसको रिटर्न ऑफ कर लिया जाता है। इसके लिए जनरल एंट्रीज आपकी बनती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू शेयर। तो न्यू शेयर आपकी जो बनी, न्यू शेयर में गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, इसके लिए गुडविल को क्रेडिट किया गया एंड ऑल पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट किया गया। अब जनरल एंट्री दूसरी देखते हैं, इसके लिए कैसी आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपके पास आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है कि जब भी किसी पार्टनर का एक सर्टेन एज पीरियड रखा गया है या सर्टेन टाइम रखा गया है, ड्यूरेशन रखी गई है, वो आपका ये अग्रीमेंट रखा गया, वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक वॉलंटरली जब रिटायर होता है या एक सर्टेन टाइम के बाद एक आपका पार्टनर जो होता है वो रिटायर हो जाता है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब आपका पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑकर व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर लीगली लीव द पार्टनरशिप फर्म। जब आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर जो आपका पहले से ही पार्टनर है या आपका ओल्ड पार्टनर है, वो क्या करता है, लीगली लीव्स करता है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है लीगली। इट कैन हैपन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कहाँ से हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट आपका ऐसा हुआ है कि इतने टाइम के बाद आपका जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी पार्टनर की, तब आपका पार्टनर रिटायर हो जाएगा। ड्यू टू एज हो सकता है, जैसे आपकी 58 या 60 एज रखी गई है, इतनी एज हो जाती है। हेल्थ और पर्सनल रीजन आपके कुछ हो सकते हैं, तब रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। द पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स और इट मे बी डिसॉल्व। तो जब आपके पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तब हो सकता है आपकी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, या तो उस एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके बच जाते हैं उन पार्टनर के द्वारा उस फर्म को चलाया जाएगा। रिटायरमेंट, जब आपके पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तब उसके बाद फर्म की दो ही कंडीशन होती है, या तो फर्म आपकी राउंड अप हो जाएगी, ठीक है, या तो उसकी वाइंडिंग अप वो हो जाएगी, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, आपकी फर्म पूरी समाप्त हो जाएगी, या तो आपकी फर्म एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा चलती रहेगी, कंटिन्यू करेगी। सो इस तरह से ये होता है। उसके बाद आता है कि एस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट के लिए क्या है, वही है जो आपके पास पहले आपने पढ़े थे एडमिशन के टाइम पर जो थे।
क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब रिटायर होता है तब सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, या पार्टनरशिप डीड के अंदर वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। या तो आप नोटिस देकर जो भी है वो आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या किया जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट किया जाएगा अकाउंट्स का, जितने भी पार्टनर के अकाउंट बनते हैं उन सब अकाउंट्स को सेटलमेंट किया जाएगा। जैसे आपका कैपिटल अकाउंट है, शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एनी लोन और इंटरेस्ट इफ मनी रिमेन्स इन द बिजनेस, अगर कोई इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट उसको लेना है, अगर मनी उसकी बच जाती है बिजनेस के अंदर तो वो भी लेने का वो हकदार होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, तो एसेट एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाएगा, गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी जो बनेगी एंड गेनिंग रेशियो जो आपकी होगी रिमेनिंग पार्टनर के बीच अग्री किए जाएगा, या आपकी न्यू रेशियो वहाँ पर बनेगी। गेनिंग रेशियो आपकी किस तरह से निकलती है आपको याद रखना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो होती है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, वहीं पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या होती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। गेनिंग कब होगी एंड आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या होगी। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। अब रिटायरमेंट को सेटलमेंट किया जाएगा, पेमेंट में बी मेड इमीडिएटली और कैप्ट एज अ लोन, क्या होगा, या तो इसको कैप्ट एज अ लोन किया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में इसको रखा जाएगा, या तो इसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्व इन रिटायरमेंट, अब जब आपके पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तब किस तरह की अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो तब करी जाती हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किया जाएगा, सबसे पहले उनकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्या होगा, किस तरह से होगा अब इसको समझते हैं। क्या होगा, जब भी आपका पार्टनर रिटायर हो जाएगा ना तब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी फर्म की क्या था, एसेट थी, एसेट थी। तब क्या हुआ, जब आपका पार्टनर चला गया तो वहां से आपकी एसेट भी चली गई और अब आपको उसको रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन देनी पड़ेगी या पैसा देना पड़ेगा, उसकी कैपिटल देनी पड़ेगी, लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कुछ भी उसका पैसा है वो उसको शेयरिंग उसको करनी पड़ेगी। तो आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वहीं पर एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से आपका बन के आता है डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी जब आपका पार्टनर रिटायर होता है तब। उसके बाद आता है एसेट लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कब होगा, जब आपकी इंक्रीज होगी एसेट के अंदर और डिक्रीज होगी लाइबिलिटी के अंदर। ये देखिए ये आपके पास वेरी करेगा, अगर आपके पास एसेट इंक्रीज हो रही है या एसेट डिक्रीज हो रही है। जब एसेट डिक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट को या लाइबिलिटी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, जब वो इंक्रीज हो रही है तब उसको डेबिट करना है। तो इस तरह से आपको उसको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा आपका जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बचता है उसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, जो आपकी ओल्ड रेशियो पहले से ही बनी है उस ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, या इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिजर्व्स में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, की पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर के कैपिटल को रिजर्व में आपने कर दिया, जब भी जरूरत फर्म को पड़ेगी तब उस रिजर्व में से पैसा आप ले सकते हो। गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा इफ नॉट इन बुक्स, अगर बुक्स में नहीं लिखा है तब गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो आपकी होती है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सेटलमेंट अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर, जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अमाउंट कितना पे किया जाएगा, तो उस तरह से इफ पेड इमीडिएटली, अगर आप जो अमाउंट है अमाउंट को इमीडिएटली पे कर देते हो तब किस तरह की एंट्री होगी। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, अब कंपनी के अकाउंट से फर्म के अकाउंट से तो कैश एंड बैंक गया, मतलब अब हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट में देख रहे हैं ना, तो कैश एंड बैंक जो है उसके अकाउंट में आया, कैश उसके बैंक अकाउंट में आया तो क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट को, ठीक है, जब इमीडिएटली पेमेंट आपने कर दी। इफ नॉट पेड इमीडिएटली तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। उसके बाद आपके पास आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्या आता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो क्या होता है,
जब भी कोई आपका पार्टनर जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस समय पर या तो आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या होगा? द डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट बट नॉट नेसेसरली द बिजनेस। क्या होगा? मतलब जब आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी की, तो क्या होता है, आपका जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना है, जो उन पार्टनर्स के बीच में बना है, वो एग्रीमेंट तो डिसॉल्व हो गया, वो हुआ डिसॉल्व, ना कि पार्टनरशिप फर्म आपकी डिसॉल्व होती है। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाती है तब क्या होता है, आपका जो डिसोल्यूशन होता है वो एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होता है, ना कि फर्म का डिसोल्यूशन होता है। इफ द रिमेनिंग पार्टनर चूज टू कंटिन्यू, अगर आपके जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं वो चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो होता है, पार्टनरशिप फर्म जो है कंटिन्यू चलती रहे, तो उस बिजनेस को चला सकते हैं। अगर वो चाहते हैं ना चलाएं तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। जैसा आपने रिटायरमेंट के अंदर देखा वैसा ही डेथ ऑफ पार्टनर में होता है। द डिकेड्स पार्टनर लीगल हियरिंग आर एंटेल्ड टू अ फेयर सेटलमेंट ऑफ देयर शेयर इन द फर्म। अब जो बच जाते हैं आपके पार्टनर वो क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे उस प्रॉफिट को, उस लॉस को, जो भी आपका होगा शेयर को फर्म के अंदर। कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स डेथ। अब कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं? या तो आप डिसोल्यूशन कर दोगे पार्टनरशिप का, नॉट फर्म का। देखिए क्या लिखा है, डिसोल्यूशन होगा आपकी पार्टनरशिप का, जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट था सभी पार्टनर्स के बीच में, उस पार्टनरशिप फर्म का, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होगा, उसका समापन होगा, ना कि आपकी फर्म का समापन होगा। तो ये कंसिक्वेंसेज है इसका। सेटलमेंट ऑफ डिकेड्स पार्टनरशिप अकाउंट, जो भी आपके पास पार्टनर्स बचते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए सेटलमेंट की जाएगी अकाउंट्स की, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस को, शेयर ऑफ गुडविल को, शेयर ऑफ प्रॉफिट को, जब तक उसकी डेथ हुई है, जिससे उससे पहले का जितना भी गुडविल है, जितना भी प्रॉफिट है, उन सब को जो है वो क्या किया जाएगा? सेटल किया जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर कुछ हैं आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी और कमीशन है, अगर ये भी अग्रीड किए गए थे कि डेथ ऑफ पार्टनर होगी तब ये दिए जाएंगे। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर फेयर सेटलमेंट, जो भी होगी उसको रिवैल्यूएट किया जाएगा, गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तब किस तरह की अकाउंटिंग एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, तो एसेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट वही रहेगा जो आपने जब आपके रिटायरमेंट हुई थी, रिटायरमेंट के टाइम पे आपने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करी थी, जो वही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट एंड एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसी तरह से आपकी ये होंगी, ठीक है। जब आपकी एसेट डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तब आपकी होती है एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट। जब आपकी एसेट इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, तब आपकी होती है एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से इसको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जब आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूड डिकेड्स पार्टनर, जो आपका पार्टनर की डेथ हो गया उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, या तो आपने अपने जो प्रॉफिट हुआ है उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। शेयर ऑफ कैपिटल ये सेम ही है आपकी। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, जब तक आपके पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाएगा। 2 वेज में हो सकता है, टाइम बेस्ड हो सकता है। एस्टिमेट फॉर प्रीवियस ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो प्रीवियस ईयर में आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकेड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट उसके बाद की जाएगी इफ पेड इमीडिएटली, वही है जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी एंट्रीज हुई हैं। डिकेड्स पार्टनर, यहाँ पर सिर्फ आपका रिटायर पार्टनर की जगह डिकेड्स पार्टनर आएगा या डेथ ऑफ अ पार्टनर आएगा, सेम वही चीज यहाँ पर आएगी। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ नॉट पेड इमीडिएटली, तो डिकेड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। जनरल एंट्री किस तरह से होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी आपका जो है आप पार्टनर के बीच में नहीं जाएगा, अब वो जाएगा जो सेटलमेंट करवा रहा है पर्सन। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशियो। एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आपके पास आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, JLP आप जिसको बोलते हो। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? जब भी आपके पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनकी लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए,
उनकी लाइफ के लिए सेफ गार्ड होता है, सिक्योरिटी होती है कि यार उनको कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, उस टाइम पर उनको कुछ इंडेमनिटी मिल सके, उस टाइम पर उनको जो है कुछ ना कुछ बदले में मिल सके, कुछ फाइनेंशियल हेल्प उनकी हो सके। इसके लिए जो होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि फाइनेंशियल हेल्प उनको डेथ के समय पर या कुछ भी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उस टाइम पर उनको मिल सके। तो इसको आप बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या होता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। क्या होता है? जितने भी आपकी फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करी जाती है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फर्म इन केस एनी पार्टनर डाइज। मतलब क्या होता है? ये तब आपकी हेल्प करती है जब आपकी फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब कोई पार्टनर मर जाता है, उस टाइम पर कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये फर्म को प्रोवाइड करवा देते हैं कि फर्म को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। द फर्म पेज रेगुलर प्रीमियम। अब फर्म क्या करती है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए रेगुलर प्रीमियम पे करती है। एंड सम एश्योर्ड इज रिसीव्ड अपॉन द डेथ। और जो अमाउंट जो है एश्योर किया गया है वो डेथ के टाइम पर आपको मिलता है। ऑफ एनी पार्टनर हेल्पिंग टू सेटल द डिकेड्स पार्टनर ड्यूज। अब इसके कुछ फीचर्स आते हैं। पॉलिसी होल्डर क्या कौन होगा? फर्म होगी। पॉलिसी होल्डर कौन होगी? फर्म होगी, ना कि इंडिविजुअल पार्टनर। जो भी आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाई जाएगी वो आपकी फर्म के नाम पर होगी, ना कि इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पर होगी। प्रीमियम पेड बाय, फर्म के द्वारा प्रीमियम को पेड किया जाएगा। प्रीमियम का नेचर कैसा होगा? मे बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस और एज एन एसेट। या तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा या तो उसको एक एसेट माना जाएगा। या तो आप एक्सपेंस मान सकते हो क्योंकि आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, आपका खर्चा ये हो रहा है, या तो आप इसको एसेट मान सकते हो क्योंकि जब भी कोई डेथ होगी या फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तब आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हो। या तो आप इसको एसेट मान सकते हो या तो आप एक्सपेंस मान सकते हो। उसके बाद आता है क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट आपका कैसा रहेगा? रिसीव्ड बाय द फर्म ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अब क्लेम कब होगा? क्लेम अमाउंट कौन प्राप्त करेगा? क्लेम वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जब किसी की डेथ हो जाएगी, ठीक है, पार्टनर की, तब यानी किसी भी पार्टनर के, उस पार्टनर के द्वारा उसको प्राप्त किया जाएगा जिसकी डेथ हो जाएगी, उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा जिसको ये प्राप्त होगा उनको, ये किसी को जो उसके कलीग्स होंगे या जो उसके नॉमिनीज वगैरह होंगे उनको ये मिलेगा। यूज ऑफ फंड। फंड को यूज कहाँ पर किया जाएगा? सेटल करने के लिए डिकेड्स पार्टनर ड्यूज। जो भी डिकेड्स पार्टनर की ड्यूज बच जाते हैं, जो भी पार्टनर्स के ड्यूज बच जाते हैं उनको पे करने के लिए इसको यूज किया जाएगा और आपको फंड मिलते हैं। कॉन्टिन्यूइंग बेनिफिट। अब इससे आपको कॉन्टिन्यूइंग बेनिफिट आपको मिल सकता है। कैन बी रिवील्ड और री असाइन टू कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर डेथ क्लेम। तो ये है। उसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? प्रीमियम ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। जब आप अपने प्रीमियम को एक्सपेंस मानते हो, जब आप अपने इसको जो भी आपकी पॉलिसी है प्रीमियम है, जब आप इस प्रीमियम को आप क्या मानते हो? एक्सपेंस मानते हो, खर्चा मानते हो कि आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ये आपका खर्चा है। उस टाइम पे किस तरह की एंट्री होगी? व्हेन प्रीमियम इज पेड। जब आपका प्रीमियम पेड कर दिया जाएगा तब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने पे किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से एट ईयर एंड, जब आपके ईयर एंड के अंदर आपका प्रीमियम पे किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर फुल क्लेम रिसीव। जब आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तब पूरा के पूरा जो है वो क्लेम किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनती कैसे, उसको क्रिएट किस तरह से किया जाता है, अब ये देखते हैं। The creation of a joint life policy involves a partnership firm purchasing a life insurance policy jointly on the lives of all partners। कैसे बनती है? जितने भी आपके ऑल पार्टनर्स होते हैं, ऑल पार्टनर्स मिलकर जो होते हैं आपके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का निर्माण करते हैं और इसमें एक सम एश्योर्ड होता है, उसको भी ये देखते हैं। अब इंश्योर करते हैं कि फर्म को एक लमसम अमाउंट जो होता है डेथ ऑफ पार्टनर के बीच में ऑफ एनी पार्टनर को देना पड़ेगा। इनेबल स्मूथ फाइनेंशियल सेटलमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द बिजनेस को, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप चला सको, इसके लिए आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनाते हो, इसके लिए आप इसको क्रिएट करते हो जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है। अब पर्पस क्या है इसको क्रिएट करने का? ये क्या होता है? फर्म के लिए एक सेफ गार्ड का काम करती है। ठीक है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब आपके लिए आपको ये फाइनेंशियल स्ट्रेन प्रोवाइड करवाती है। एंश्योर करती है इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू सेटल द डिकेड्स पार्टनर ड्यूज, टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू द डिकेड्स पार्टनर हियर्स। तो ये है,
इसके बाद हाउ टू क्रिएट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा ऑन द सम एश्योर्ड, कितना अमाउंट आप जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में डालोगे, कितना अमाउंट की आप पॉलिसी करोगे। जैसे आप नॉर्मल इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, आप अपने घर से इसका एग्जांपल ले सकते हो, कितने का आपने करना है, 1 लाख की करनी है, 2 लाख की करनी है, कितने की आपको पॉलिसी करनी है, उसके हिसाब से आप करोगे। तो सम एश्योर्ड आपका देखा जाएगा पहले कि कितने अमाउंट के आप जो है वो पॉलिसी करोगे, तो उसको देखा जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा पॉलिसी टाइप कि किस तरह की पॉलिसी टाइप आपकी रहेगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कवर ऑल पार्टनर्स टुगेदर, कि क्या आपकी पॉलिसी इस तरह की रहेगी कि सभी के सभी पार्टनर को वो टुगेदर इकट्ठा कर सके, या किस तरह की द पॉलिसी पेज आउट ऑन द फर्स्ट डेथ अमंग द पार्टनर, या आपकी पॉलिसी किस तरह की रहेगी कि जब भी आपके किसी एक पार्टनर की डेथ होगी सारा अमाउंट उसी को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये जो है आपकी होती है। ठीक है, चूज प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। अब आप प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी चूज करोगे कि किस तरह से आप प्रीमियम को पे करोगे, या मंथली पे करोगे, क्वार्टरली पे करोगे, एनुअली पे करोगे, जो आपकी फर्म के द्वारा पे किया जाएगा, इसको आप देखोगे। डिटरमाइन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, या तो इसको एक्सपेंस माना जाएगा या तो इसको एसेट माना जाएगा। ठीक है, पे द प्रीमियम रेगुलरली। अब क्या किया जाएगा प्रोसेस के अंदर, अब जब आपने प्रीमियम देख लिया, अब आपने अमाउंट एश्योर्ड देख लिया, अब आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम को रेगुलरली। ठीक है, पॉलिसी मस्ट बी मेंटेन अंटिल इट मेजर्ड और डेथ अकर्स, तब तक आप पॉलिसी को मेंटेन करोगे जब तक कि किसी की डेथ नहीं हो जाती है, तब तक आपको उसको प्रीमियम को पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। क्या होता है, मतलब होता है समापन, मतलब कि वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन रेफर टू द टर्मिनेटर, या तो टर्मिनेट कर दो, या तो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, या तो क्लोज कर दिया आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। पार्टनरशिप और बिजनेस वेयर द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड, जब आपके पार्टनर्स के बीच में आपका जो लीगल रिलेशनशिप था, एग्रीमेंट था, वो आपका समाप्त हो गया, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डिसोल्यूशन हो सकता है, समापन वो हो सकती है, वाइंडिंग अप उसका हो जाएगा। In the case of partnership, dissolution occur when the partnership agreement is terminated and the buyer cease to exit as a separate entity, तब आपकी पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। अब ये तो डिसोल्यूशन का मतलब था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, कि समापन जब हो जाता है, जब आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो या उसका एग्रीमेंट आपका समाप्त हो जाता है। अब जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तब उसको देखते हैं। तो dissolution of a partnership especially refer to the end of the partnership agreement between the partners। तो ये पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है आपका क्लोज हो जाता है, उस टाइम पर आपका डिसोल्यूशन हो जाता है। इट डज नॉट नेसेसरली मीन द एंड ऑफ द फर्म इटसेल्फ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसी का भी समापन हो गया, ये आपका सिर्फ एग्रीमेंट का समापन हुआ है। जो आपके पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था उसकी ड्यूरेशन जब खत्म हो जाती है तब आपके पास पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आप कर सकते हो, फिर आपके जो फर्म है जरूरी नहीं है उसका भी समापन हो जाए, आप जो है दोबारा से न्यू एग्रीमेंट बनाकर अपने पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। आफ्टर डिसोल्यूशन द फर्म में कंटिन्यू ऑपरेटिंग अंडर अ न्यू एग्रीमेंट विद रिमेनिंग पार्टनर्स और कैन बी कंप्लीटली क्लोज डाउन। या तो आप जो आपकी न्यू एग्रीमेंट बनाकर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ इसको चला सकते हो, या तो आप वाइंडिंग अप कर सकते हो, कंप्लीटली क्लोज करते हो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को। डिसोल्यूशन वर्सेस टर्मिनेशन ऑफ द फर्म क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर क्या होता है, एंड द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बट डज नॉट नेसेसरली एंड द फर्म। अब आप क्या करोगे, अग्रीमेंट को तो आप समापन कर दोगे डिसोल्यूशन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फर्म को भी खत्म कर दो। टर्मिनेशन ऑफ फर्म ऑकर व्हेन द बिजनेस इटसेल्फ इज क्लोज्ड एंड ऑल एसेट आर लिक्विडेड। क्या होता है, जब आपकी बिजनेसेस आपके क्लोज हो जाते हैं लेकिन ऑल एसेट आपकी लिक्विड हो जाती है, तब आपका टर्मिनेशन होता है। काउजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके काउजेस क्या है कि आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप म्यूचुअली एग्रीमेंट करोगे, सभी पार्टनर अग्री हैं कि आप डिसॉल्व कर दो पार्टनरशिप को, इसके लिए आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। या एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए आपने एग्रीमेंट किया था वो आपका टाइम पीरियड जो होता है समाप्त हो गया, तब आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया था कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव लिया था, उस ऑब्जेक्टिव के पूरा होने के बाद भी आपकी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर जब आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है वो डेथ हो गया तो आपका अग्रीमेंट भी डिसॉल्व हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, आपका जो है
ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट को क्या बोल सकते हो कि उसके पास कुछ भी नहीं, दिवालिया वो हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तब भी आप इसको जो है डिसॉल्व कर दोगे, या फिर कोर्ट की तरफ से आपको कोई लीगल ऑर्डर आया है तभी आप उसको इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा, सेटल करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सब अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब पेमेंट जो होगी वो क्रेडिटर, जितने भी आपके उधारकर्ता होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, उसके बाद क्या किया जाएगा, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जितने भी आपके कैपिटल रहेगी उस सब कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एसेट एंड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। नॉट द सेम एज रिटायरमेंट और एक्सक्लूजन, मतलब ये उसकी तरह नहीं है जब आपका रिटायरमेंट होता है या एक्सक्लूजन होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तब क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ सिंगल पार्टनर लिविंग बट नॉट पार्टनरशिप कंटिन्यूज, बट द पार्टनरशिप कंटिन्यूज। क्या होता है, जब रिटायरमेंट होती है तब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आपका पार्टनरशिप फर्म से जाता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो फर्म को चलाते रहते हैं। उसी तरह एक्सक्लूशन ऑफ अ पार्टनर इज फोर्स आउट बट द फर्म कंटिन्यूज ऑपरेटिंग विद द रिमेनिंग पार्टनर्स, ये होता है। लेकिन डिसॉल्वेशन में क्या होता है, जब आपको डिसॉल्व हो जाता है तो पूरे के पूरी पार्टनरशिप फर्म का भी अंत हो सकता है। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए किस तरह की अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, वही जो हमने पढ़ी है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट वही है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिटर अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एसेट सेटलिंग लायबिलिटीज, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री टू द बुक्स ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब आपके डिसोल्यूशन होता है उस टाइम पे किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। तो प्रोसेस क्या है डिसोल्यूशन का, ओपनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। दिस अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट एंड द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब क्या होगा कि कितने अमाउंट में आपने अपने एसेट को सेल किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी एसेट एंड लायबिलिटी की पूरी के पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि जब भी आपका डिसोल्यूशन हो गया तब आपने कितने अमाउंट में अपनी एसेट को सेल किया, और जब आपकी लायबिलिटीज आई आपने उस लायबिलिटी को किस तरह से सेटल किया। ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू के लिए, एंड ऑल लायबिलिटी आर ऑल्सो ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, और जितनी भी आपकी एसेट होंगी या लायबिलिटी होंगी उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में जो है वो डाल दिया जाएगा। तो जनरल एंट्रीज क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट, सेटल के लिए द फर्म सेटल ऑल आउटलाइंस लायबिलिटी बाय पेइंग ऑफ क्रेडिटर लोन्स बिल्स, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट के लिए आपकी आएगी रियलाइजेशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुडविल के लिए आएगी आपकी, तो गुडविल के लिए इफ पार्टनर हैड गुडविल अकाउंट, अगर पार्टनरशिप के पास गुडविल अकाउंट भी है, इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर बेस्ड ऑन द गेनिंग रेशियो, जो भी आपकी गेनिंग रेशियो अगर कोई है तो उसके बीच में उसको बांट दिया जाएगा या उसको रिटर्न ऑफ कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, इनको ये दे दिया गुडविल कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरह से। उसके बाद आपके क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीट, जब आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ऑल द रेलिवेंट अकाउंट जैसे रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल अकाउंट इन सबको क्लोज कर दिया जाएगा। तो फर्म बैंक अकाउंट विल बी रिफ्लेक्ट द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स टू पार्टनर्स एंड द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिसोल्यूशन प्रोसेस किस तरह से है, ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यही हमने पढ़ लिया, जितनी भी आपकी एसेट एंड लायबिलिटी होंगी उन सबको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, किसी तरह के आपके हैं लोन आ गया, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाएगा। सेल ऑफ एसेट को सेल, उसके बाद एसेट को सेल किया जाएगा, ठीक है। अज्यूम एसेट आर सोल्ड, माना जाएगा कि आपने एसेट को सोल्ड कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट में होगी। पेमेंट करते हो आप जब लायबिलिटीज की, क्रेडिट अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ गुडविल एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश, जो कैश आपके पास बच जाता है सब तरह के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी उसको किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नाउ द फाइनेंशियल बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आपके पास दो पार्टनर है, दोनों के बीच में आप इसको जो है वो बांट सकते हो,
जैसे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी दोनों के अकाउंट में आपने डाल दिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से आपका पैसा, बैंक में आपके पैसे वो आए, ए इज कैपिटल को भी दे दिया, बी को भी दे दिया आपने। सो इस तरह से ये थी आपकी डिसोल्यूशन की एंट्रीज। इसी के साथ ही आपका पार्टनरशिप फर्म जो है या पार्टनर्स आपका है पूरी तरह से कंप्लीट यहीं पर होता है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम आपका बस आने ही वाला है। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एनी क्वेरी के लिए मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।